वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 2। दोस्तों हमारी जो मॉक टेस्ट वाली सीरीज है इसके अंदर हम आपको हमारे दोस्तों जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू वाली सीरीज है उसका रिवीजन करवा रहे हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे मॉक टेस्ट नंबर 2 की और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको बर्नौली प्रमेय के अनुसार दोस्तों जो इक्वेशन होती है इस इक्वेशन में आपको बताना है कि जो के अपॉन वी पी है इसकी विमा कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको ये बात बताई होगी कि दोस्तों आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई हो उसके अंदर दोस्तों जितने भी पद होते हैं उन सभी यानी पदों के जो टर्म्स की दोस्तों हमारी जो विमाएं होती हैं डायमेंशन होती हैं वो इक्वल होती हैं। यानी दोस्तों हमारे पी की विमा की के बराबर हो जाएगी 1/2 रो वी स्क्वायर की विमा भी पी के बराबर होती है। यानी एक इक्वेशन में जितने भी पद होते हैं उन सभी पदों की विमाएं समान होती है। जब दोस्तों अपन समान विमा के अंदर समान विमा से डिवाइड करते हैं तो हमारी दोस्तों विमाहीन राशि प्राप्त होती है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारे जो दिए गए ऑप्शन के अंदर जो कौन होता है दोस्तों इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो के अपॉन वी की विमाएं हो जाएगी वो हमारी कौन की विमा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमारे जो के अपॉन वी हमारी जो राशि होगी के अपॉन पी यह एक विमाहीन राशि होगी। और दोस्तों हम जानते हैं हमारा जो कौन होता है वो भी एक विमाहीन राशि है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब किसी नल से जल धारा रेखीय प्रवाह से नीचे गिरता है तब, यानी दोस्तों आपको क्या बताना कि आपके पास कोई एक नल है उससे दोस्तों ये जो द्रव है वो धारा रेखीय प्रवाह में गिर रहा है। तो आपको बताना है कि यानी कि नीचे गिरते समय इसका क्षेत्रफल घटता है, क्षेत्रफल बढ़ता है, या वेग समान रहता है या क्षेत्रफल समान रहता है। तो दोस्तों हमारा जो एस परिष्ठता का सिद्धांत है उसके अंदर आपको पता होगा कि दोस्तों हमारा जो एरिया होता है और जो वॉल्यूम होता है इन दोनों का दोस्तों जो मल्टीप्लाई होता है उसका मान हमेशा नियत रहता है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा नल है इसे यदि हमारा जो जल यानी जैसे ही दोस्तों नीचे गिरता है तो दोस्तों जैसे जैसे नीचे गिरेगा यानी कि गुरुत्व के कारण इसकी वेलोसिटी का मान बढ़ता जाता है। और दोस्तों यदि वेलोसिटी का मान बढ़ता जाएगा तो हमारा जो क्षेत्रफल का मान हो जाएगा वो यानी धीरे धीरे घटता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो यहाँ से एरिया है वो वी के व्युत्क्रमानुपाती का मान पाती है, दोस्तों वेलोसिटी के व्युत्क्रमानुपाती का मान पाती है। तो दोस्तों जैसे जैसे जो द्रव है वो नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी का मान बढ़ेगा, इसके कारण दोस्तों क्षेत्रफल का मान हमारे क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि ठोस क्रिस्टलों की संरचना की जांच की गई है। यानी दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारे जो ठोस क्रिस्टल होते हैं उनकी दोस्तों संरचना की जो जांच की जाती है वो आपको बतानी है किन किरणों के द्वारा की जाती है। कॉस्मिक किरणों के द्वारा, अक्स किरणों के द्वारा, अवरक्त विकिरणों के द्वारा, या अक्स गामा किरणों के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों आपको याद रखना कि हमारे जो ठोस क्रिस्टल होते हैं उनकी जो संरचना की ज्ञात की जाती है दोस्तों वो की जाती है अक्स किरणों द्वारा, क्योंकि दोस्तों हमारे जो अक्स किरण होती हैं उनकी ऊर्जा का मान दोस्तों उच्च होता है, जिससे कि क्या होता है कि दोस्तों यह क्रिस्टल को यानी कि आर पार यानी दोस्तों पार कर जाती हैं, जिससे क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो कोई भी पर्दा है यानी आगे कोई भी वो चीज़ होती है दोस्तों इस पर इसकी जो संरचना हो उसको अपन यानी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा दोस्तों जो ठोस क्रिस्टल होते हैं उनकी जो संरचना की जाँच की जाती है वो की जाती है अक्स किरणों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है। चौथे नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि वी वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित अक्स किरणों का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होगा। दोस्तों यानी कि हमारा कोई भी एक धातु है उस पर यदि दोस्तों वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों को आपतित करवाया जाता है तो दोस्तों हमारे जो अक्स किरणें उत्पादित होती हैं उसकी यानी तरंगदैर्ध्य का न्यूनतम मान बताना है कितना होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों आपको एनर्जी का जो फॉर्मूला पता होगा वो हमारा एच म्यू होता है या एच सी अपॉन में लेमडा होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन निकालेंगे जो लेमडा का मान हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा एच सी अपॉन में ई। और हम जानते हैं दोस्तों यदि किसी इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट से विभवांतरित यानी वी वोल्ट से यानी त्वरित किया गया है तो इसकी दोस्तों एनर्जी अपन जानते हैं वो होती है क्यू वी। तो दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश होता है वो ई होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ई वी। तो ऐसे दोस्तों हमारा जो लेमडा का जो फॉर्मूला है उसके अंदर एनर्जी की जगह ई वी रखेंगे दोस्तों हमारा जो लेमडा का मान हो जाएगा तरंगदैर्ध्य का जो न्यूनतम मान प्राप्त हो जाएगा वो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा एच सी अपॉन में ई वी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी वाला। दोस्तों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यदि वी वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों को यदि उत्पादित किया जाता है तो हमारी जो उत्पादित अक्स किरणें होती हैं उसका न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होता है उसका फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन में ई वी। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए फाइव क्वेश्चन है। दोस्तों पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि आर त्रिज्या तथा एम द्रव्यमान वाले एक गोले
का उस पर स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आगुण होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना कि हमारा कोई भी एक गोला है, उसकी रेडियस r है, उसका द्रव्यमान m है। तो दोस्तों इसकी जो स्पर्श रेखा है उसके अनुदिश आप इसका जड़त्व आगुण बताना कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं इसका जो x अक्ष के सापेक्ष दोस्तों जड़त्व आगुण होता है, यानी दोस्तों हमारा जो गोला है, एक ठोस गोला है, उसका जो जड़त्व आगुण होता है वो 2/5 mr² होता है। दोस्तों हमें इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है। दोस्तों इन दोनों के मध्य दूरी यदि r है और इसका द्रव्यमान m है, तो दोस्तों इसके सापेक्ष जड़त्व आगुण दोस्तों हमारा जो समांतर प्रमेय के अनुसार हो जाएगा वो 2/5 mr² और प्लस में हो जाएगा हमारा mr², क्योंकि दोस्तों अपन यानी जितनी दूरी होती है उसका वर्ग एवं मल्टीप्लाई में इसका जो द्रव्यमान है उसको मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ देते हैं और इसका दोस्तों आपको जो मान प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा 7/5 mr²। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कोई भी एक ठोस गोला है उसके दोस्तों यानी स्पर्श रेखा के परितः जो जड़त्व आगुण हो जाएगा 7/5 mr²। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि समान आकार आकृति तथा बार के दो अंडों में एक कच्चा अंडा तथा एक उबला अंडा है, तो केंद्रीय अक्ष के विपरीत कच्चे अंडे का तथा जड़त्व आगुण तथा उबले अंडे का जड़त्व आगुण से अनुपात होगा। दोस्तों आपको क्या होता है ना कि आपके के पास कोई दो अंडे हैं, एक दोस्तों हमारा कच्चा अंडा है और दूसरा उबला हुआ अंडा है, तो आपको बताना कि इनके अक्ष के सापेक्ष दोस्तों जड़त्व आगुण होते हैं, इन दोनों के जड़त्व आगुण का अनुपात एक होता है या एक से अधिक होता है या एक से कम होता है या अतुलनीय होता है। तो दोस्तों याद रखना हमारा दोस्तों जो कच्चा अंडा होता है दोस्तों वह है एक खोखले गोले की तरह अपन काम को मान यानी खोखले अंडे की तरह मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही ये गुणन करता है तो दोस्तों यानी जो द्रव्य होता है दोस्तों यानी कि इसको जो सतह होती है उसके नज़दीक चला जाता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो उबला अंडा होता है दोस्तों उसके अंदर जो द्रव्य होता है वो हमारा एक यानी यानी ठोस यानी बन जाता है दोस्तों, वह जम जाता है, जिसके कारण दोस्तों ये तो हमारा हो जाएगा ठोस गोले की तरह और ये हो जाएगा खोखले गोले की तरह। हम जानते हैं दोस्तों खोखला गोला होता है उसका जो जड़त्व आगुण होता है वो अधिक होता है और ठोस गोले का जड़त्व आगुण कम होता है। तो दोस्तों इन दोनों का यदि अपन अनुपात निकाल लेंगे तो जो अधिक संख्या के अंदर अपन कम संख्या का भाग देते हैं तो दोस्तों वह संख्या के में एक से अधिक प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों हमारा एक कच्चा अंडा है और एक उबला अंडा है, इन दोनों की जड़त्व आगुण का जो अनुपात निकालेंगे दोस्तों हमारा एक से अधिक प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कच्चा अंडा होगा उसका जड़त्व आगुण कम होगा और दोस्तों हमारा जो यानी दोस्तों उसका जड़त्व आगुण अधिक हो जाएगा और हमारा दोस्तों उबला अंडा होगा उसका जड़त्व आगुण कम होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि किसी पिंड का कोणीय संवेग किसके गुणनफल होता है। दोस्तों आपको बताना है कि कोई पिंड है उसका दोस्तों हमारा जो कोणीय संवेग एल होता है वो आपको बताना है कि किसका गुणनफल होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी दोस्तों याद रखना हमारा जो कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो ओमेगा आई होता है। जिस प्रकार से दोस्तों हमारा जो रेखीय संवेग एम वी होता है उस प्रकार से दोस्तों यानी जड़त्व यानी घूर्णन गति के अंदर द्रव्यमान का कार्य तो हमारा जड़त्व आगुण करता है और वेलोसिटी का कार्य हमारा करता है कोणीय वेग। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो कोणीय संवेग है वो जड़त्व आगुण एवं कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कणों के निकाय का कोणीय संवेग परिवर्तित होता है यदि निकाय पर बल कार्य करता है, निकाय पर बलागुण कार्य करता है या वेग की दिशा परिवर्तित होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों हमारा जो टो इज इक्वल टू होता है वो डेल्टा एल अपॉन में डी टी होता है, यानी कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो दोस्तों हमारा जो कोणीय संवेग में परिवर्तन तभी होगा जब इस पर कोई बलागुण कार्य करता है, यानी दोस्तों डी एल का मान हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, यानी संवेग में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब क्या है कि डीएल का मान हमारा शून्य प्राप्त नहीं हो सकता, यानी संवेग में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। यदि दोस्तों डीएल का मान शून्य नहीं है इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इस पर कोई ना कोई हमारा नियत बल लागू क्या होगा, इस पर कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जब दोस्तों कणों का कोई निकाय है उस पर यदि बल आगुण कार्य कर रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग होगा वो हमारा परिवर्तित होता रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो 9th क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि अधिक समय तक उपयोग करने पर स्प्रिंग तुलना सही पाठ्यांक नहीं देता है क्योंकि स्प्रिंग की प्रत्यास्थता बढ़ जाती है, स्प्रिंग की प्रत्यास्थता घट जाती है, या स्प्रिंग की प्लास्टिक शक्ति घट जाती है, या स्प्रिंग की प्लास्टिक शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों अधिक समय तक दोस्तों हमारी जो तुला है उसका यदि अपन प्रयोग करते हैं स्प्रिंग तुला का तो दोस्तों बार बार यानी इसके अंदर संपीड़न एवं एक्सपेंशन के कारण दोस्तों क्या होता है कि इसके जो प्रत्यास्थता का गुण होता है वो हमारा घट जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी स्प्रिंग की प्रत्यास्थता
घट जाने के कारण दोस्तों हमारा जो स्प्रिंग तुल्ला है वो है हमारा सही पाठ्यांक नहीं देगा, तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 10th क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि बंदूक से गोली दागने के पश्चात बंदूक पीछे हटती है, इसका कारण है। दोस्तों हमारी जो बंदूक होती है उससे यदि अपन कोई भी गोली दागते हैं तो दोस्तों ये जो बंदूक है वो हमारे पीछे भी यानी धक्का देती है, तो वो बताना आपको किस कारण देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण। क्योंकि दोस्तों हमारा जो न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो दोस्तों जैसे ही अपन यानी गोली को दोस्तों ये बंदूक से दागते हैं दोस्तों हमारे इस पर क्रिया बल लगता है, तो इस गोली के कारण दोस्तों बंदूक पर एक प्रतिक्रिया बल लगेगा जिसके कारण यह इसको पीछे पीछे धकेलती है। तो बंदूक से गोली दागने के पश्चात दोस्तों हमारी जो बंदूक है वो पीछे हटती है, उसका कारण यही है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि शांत जल में खड़ी एक नाव में जब कोई व्यक्ति किनारे पर कूदता है तब नाव आगे चलती है, पीछे चलेगी, अन्य दिशा में विस्थापित होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारी कोई नाव है दोस्तों, यदि उसके अंदर यानी दोस्तों किसी समुद्र में यह इस तरह खड़ी है, जब दोस्तों ये व्यक्ति समुद्र में आगे की ओर इस प्रकार से कूद जाता है तो आपको बताना है कि जो नाव होगी वो किस ओर चलेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों यह नाव पीछे की ओर चलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि दोस्तों जो व्यक्ति है उसके द्वारा दोस्तों नाव पर यानी पीछे की ओर बल लगाया जाता है पैरों से, इसी के कारण दोस्तों यानी प्रतिक्रिया बल इसको आगे लगता है और व्यक्ति तो आगे चला जाता है, लेकिन दोस्तों ये जो नाव होगी वो पीछे की ओर चली जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों ये जो व्यक्ति है यदि आगे की ओर कूदता है तो जो हमारा जो प्रतिक्रिया बल लगेगा वो हमारा नाव पर पीछे की ओर लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो रेसिंग कारें जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं क्रमशः R1 तथा R2 त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गतिशील है, उनकी त्रिज्याएं इस प्रकार हैं कि वे समान समय t में एक चक्कर पूर्ण करती हैं, तो इनके कोणीय चालों का अनुपात होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास दोस्तों कोई दो रेसिंग कारें हैं, उन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग, त्रिज्याएं भी दोस्तों अलग अलग यानी अलग अलग पथों की त्रिज्याओं पर वह गति कर रही हैं, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से गति कर रही हैं कि वह एक चक्कर है दोस्तों वह दोनों ही समान समय में पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या कि इन दोनों का जो आवर्तकाल है वो समान है, यानी एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय हमारा आवर्तकाल होता है और यह दोनों के लिए बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का आवर्तकाल समान है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो कोणीय चाल होती है उसका जो फॉर्मूला होता है आवर्तकाल के पदों में होता है 2π/t, यानी दोस्तों यह केवल आवर्तकाल पर निर्भर करता है। यदि दोस्तों दोनों का आवर्तकाल समान है तो दोनों का जो कोणीय वेग हो जाएगा वो भी हमारा समान हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो W1 अनुपात W2 यानी दोस्तों W1 रेशियो W2 हो जाएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों का मान इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का जो हमारा जो आवर्तकाल है टाइम पीरियड है वो इक्वल दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो 13 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि एक वस्तु r त्रिज्या के वर्त में अचर वेग v से गति कर रही है तो इसका कोणीय वेग होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि हमारी जो एक वस्तु है वो r त्रिज्या की यानी वेग यानी वर्त पर दोस्तों v वेलोसिटी से गति कर रही है, तो आपको बताना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो रेखीय वेग का मान होता है दोस्तों वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ओमेगा r होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो ओमेगा का मान हो जाएगा वो हमारा v/r हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी एक वस्तु यदि r त्रिज्या के वर्त में अचर वेग v से गति कर रही है तो इसका जो कोणीय वेग होता है हमारा v/r हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि समान त्रिज्या वाले लोहे की एक गेंद तथा लकड़ी की एक गेंद को h ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती हैं तो इनके पृथ्वी पर पहुंचने में समय होंगे। दोस्तों आपको क्या बताना कि आपके पास समान त्रिज्या की एक तो लकड़ी की गेंद है, एक लोहे की गेंद है, यदि इनको समान ऊंचाई h से गिराया जाता है यानी समान हाइट से गिराया जा रहा है तो पृथ्वी पर पहुंचने में दोस्तों जो लिया गया समय है वो आपको बताना है कि दोस्तों अलग अलग होगा या दोस्तों समान होगा या लगभग समान होता है या शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, नहीं दोस्तों बिल्कुल समान होता है, क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं किसी भी वस्तु को अपन h हाइट से घुराते हैं तो इसके लिए दोस्तों जो नीचे पहुंचने में लिया गया समय यानी टी का जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा होगा 2h/g होता है। यानी दोस्तों यह केवल हाइट के मान पर निर्भर करती है, बल्कि दोस्तों हमारी जो वस्तु लकड़ी की हो या लोहे की हो यानी वस्तु की प्रकृति पर या इसके मास पर डिपेंड नहीं करती है, यह केवल ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो इसके कारण इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों यदि दोनों को यदि समान हाइट h से गिराया जा रहा है तो इसको नीचे पहुंचने में जो लिया गया समय हो जाएगा वो पूर्णतः समान होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब देखते हैं आपके लिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों जो 15वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि समान ताप पर 2 गेंदें टकराती हैं तो क्या संरक्षित रहता है? दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि समान ताप पर यदि 2 गेंदें आपस में टकराती हैं तो आपको बताना है कि ऐसी कौन-सी राशि है जो हमारी संरक्षित रहेगी? गतिज ऊर्जा, संवेग, वेग या ताप है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना जब भी कभी यानी दोस्तों 2 वस्तुएँ आपस में टकराती हैं तो दोस्तों यानी टकराती हैं तो दोस्तों संवेग का मान तो हमारा हमेशा संरक्षित रहता है। दोस्तों यदि हमारी अप्रत्यास्थ टक्कर होती है दोस्तों उसके अंदर केवल संवेग संरक्षित रहता है। यदि दोस्तों ये टक्कर हमारी प्रत्यास्थ होती है तो इसके लिए दोस्तों हमारी जो गतिज ऊर्जा होती है उसका मान भी संरक्षित रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ओनली टक्कर के लिए पूछा गया है तो इसके लिए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का मॉक टेस्ट नंबर 2 है वो आपका हमारा कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं दोस्तों आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।